हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एआरएस सक्सेस मंत्रा पे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती हैं, कहाँ हासिल नसीब से होती हैं। कि ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती हैं, कहाँ हासिल नसीब से होती हैं, पर वहाँ तूफान भी हार मान लेते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पे होती हैं। तो इसी के साथ हम आज इंग्लिश की क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट की क्लास देख चुके हैं और दोनों ही क्लास में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू की गई हैं। तो यहाँ पे भी हम इंग्लिश की क्लास को बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये है क्या चीज़। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इस बारे में हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज। यानी कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं, आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, थॉट्स और आइडियाज, या अपने विचारों को। यानी कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उस विचार को अगर हमें सामने वाले को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर जो भी विचार है, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आ रही है, उस फीलिंग्स को अगर सामने वाले को व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम उसे कुछ इशारों के साथ, कुछ इंडिकेशन के साथ उसे अपनी बात को बता सकते हैं। जैसे कि अगर एक गूंगा आदमी है और उसको पानी की ज़रूरत है तो वो पानी कैसे मांगेगा? इशारों में ऐसे करके पानी मांग लेगा। दूसरी चीज़ कि अगर वो अपनी भावनाओं को दूसरे तरीके से व्यक्त करना चाहे, जैसे मान लीजिए एक अंधा आदमी है, अब उसको पानी मांगना है, वो पानी कैसे मांगेगा? अभी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अंधा आदमी भी पानी ऐसे मांगेगा। नहीं, अंधा आदमी तो बोल भी सकता है ना। तो अंधा आदमी जो है वो स्पीक करके, यानी कि बोल करके भी अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो है वो है लिख करके। यानी कि हमें जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें अगर अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन किसी टीचर्स को या प्रिंसिपल को देनी होती थी तो हमारे अंदर जो भावनाएं थी कि हमें हॉलीडे लेना है, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन लिखते थे, यानी कि एक पेपर पे लिख करके अपनी बात हम सामने वाले को एक्सप्रेस कर देते थे। तो अपनी बात, अपनी भावनाओं को अगर दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। इशारों के साथ व्यक्त कर सकते हैं, बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, या फिर लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें इशारे वाली बात नहीं समझनी है। ठीक है, स्पीकिंग में हमें बोलने के लिए स्पीकिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें राइटिंग स्किल के बारे में सीखना है कि हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की राइटिंग स्किल क्या होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज को अगर हमें व्यक्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ साउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कभी भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में पहले बोला जाता है। जैसे आप सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज अगर सीखे होंगे तो उसमें पहले बोलने का जिक्र हुआ होगा। तो साउंड्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। अब साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है, जैसे एक सिंबल्स है ए। शुरुआत में ए बोलने के लिए हमने ऐसे सिंबल का यूज किया था, इसलिए इसको ए पढ़ते हैं। अगर ये ऐसे लिखा गया होता, शुरुआत में अगर इसको ए बोला गया होता तो हम आज इसी को ए पढ़ते हैं। तो फिलहाल शुरुआत में इस तरह के लेटर्स को, इस तरह का एक सिंबल बना था जिसको हम ए पढ़े थे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी से लेकर के जेड तक। ठीक है, ये सभी लेटर्स की जो एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट।
इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं वो सभी लेटर्स का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, जैसे मैं पूछूं कि आप बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, जबकि अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है। अल्फाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश में ये जो पूरी वर्णमाला है वो सिर्फ एक ही है, ए से जेड तक। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि अल्फाबेट में कुल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं। अब मैं लेटर्स की बात कर रहा हूं, लेटर्स को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अब लेटर्स की डिफिनेशन मैंने यहां पे एक छोटी सी लिखी हुई है जो आपको याद भी हो जाएगी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उस इकाई को हम लेटर कहते हैं। जैसे हम ये इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इस इंग्लिश में अगर मैं एक छोटे से छोटे यूनिट की बात करूं तो वो छोटा से छोटा यूनिट यही आएगा, ए बी सी से लेकर के जेड तक। तो इन सभी लेटर्स, इन सभी जो छोटी से छोटे यूनिट है, ये सभी यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। अगर बात करें तो इंग्लिश में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ये जो अल्फाबेट में ए से जेड तक हमने लिखा हुआ है, ये कुल मिलाकर के 26 होते हैं। अब ये 26 लेटर्स में से आप यहां पे देखेंगे, 26 लेटर्स में से हमने यहां पे कुछ लेटर्स को अलग कर दिया है, जैसे ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हमने एक अलग नाम दे दिया है वॉवेल्स। ठीक है, और इन 5 के अलावा जो बाकी 21 लेटर्स बच रहे हैं, ये 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे बी सी डी से लेकर के जेड तक। ये 26 लेटर्स में से आप इन 5 लेटर्स को अगर हटा देंगे तो बाकी के जो 21 लेटर्स बच रहे हैं ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम 2 बातों का और जिक्र कर लेते हैं कि सेमी वॉवेल्स एंड सेमी कॉन्सोनेंट। 2 ऐसे लेटर्स होते हैं जो वॉवेल तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये वॉवेल का काम कर देते हैं। जैसे ये वॉवेल का काम क्या होता है, वॉवेल का काम होता है मात्राएं बनाना। तो कभी कभी ये वाई और डब्ल्यू भी मात्राएं बना देते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा फ्लाई, तो फ्लाई में ये जो वाई है वो वॉवेल का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सेमी वॉवेल की कैटेगरी में रखते हैं। एक ऐसा लेटर है जो सेमी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट होते हुए कभी कभी वॉवेल का काम भी कर देता है। जैसे मैं अगर यहां पे ऑनेस्ट लिखता हूं, तो ऑनेस्ट में ये एच जो है वो आ का साउंड देता है, तो इसलिए हम इसको सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कभी अगर जरूरत पड़े, किसी ने पूछ दिया कि भाई बताइए इंग्लिश में सेमी वॉवेल कितने होते हैं, आप बोलेंगे 2 सेमी वॉवेल होते हैं, वाई एंड डब्ल्यू। सेमी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, एक सेमी कॉन्सोनेंट होता है और ये क्या होता है, एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि लेटर्स किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें 5 वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ शब्द पे हम नजर मारते हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है हिट। ठीक है, यहाँ पे आई का जो साउंड है वो आई का साउंड ई आ रहा है। यहाँ पे सिट है, सिट में जो आई का साउंड है वो ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आई है इसका साउंड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लाइक। तो लाइक में जो आई का साउंड है वो आई आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे लेटर तो सेम है, आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे आई का जो साउंड है वो ई आ रहा है, हिट सिट, लेकिन यहाँ पे आई का साउंड आई आ रहा है, इसको लाइक पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो 2 वर्ड लिखे गए हैं, पुट, इसमें यू का साउंड ऊ आ रहा है, और यहाँ पे शट, यहाँ पे यू का साउंड अ आ रहा है। जैसे नीचे भी एक वर्ड, 2 वर्ड है, रोमन, इसमें ओ का साउंड ओ आ रहा है, और ये ऑरेंज, इसमें ओ का साउंड आ रहा है। तो यहां पे हमने देखा कि एक लेटर जो है वो एक से अधिक साउंड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आई कभी ए का साउंड दे रहा है, कभी आई का साउंड दे रहा है, यू कभी ऊ का साउंड दे रहा है, कभी अ का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि इंग्लिश में टोटल साउंड कितने होते हैं, ठीक है, जब कभी भी मैं ये बात करूं कि इंग्लिश में टोटल साउंड कितने होते हैं, ठीक है, तो अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इंग्लिश में टोटल साउंड 5 होते हैं। ठीक,
लेकिन ऐसा नहीं है, 5 तो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, ठीक है। साउंड की अगर बात करें तो हमने यहां पे देखा कि एक लेटर एक से ज्यादा साउंड देता है। तो अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो वॉवेल्स में ये जो 5 वॉवेल्स हैं, ये 5 वॉवेल्स मिल करके हमें 20 साउंड्स देते हैं। ये 5 वॉवेल मिल करके हमें 20 साउंड्स देंगे, और ये जो कॉन्सोनेंट 21 है ये मिल करके हमें 24 साउंड्स देंगे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम साउंड्स का जिक्र करते हैं तो 20 साउंड्स हमें वॉवेल से मिलते हैं एंड 24 साउंड्स हमें कॉन्सोनेंट से मिलते हैं। तो अगर टोटल साउंड की बात करें तो टोटल हमारे पास जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 44, यानी कि इंग्लिश में टोटल जो साउंड है वो 44 साउंड्स हैं, ठीक है। और ये जो अभी अभी मैंने आपको बात बताया कि इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, ये क्वेश्चन सुपर टेट के 69,000 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंग्लिश में टोटल साउंड की संख्या कितनी है। तो वहां पे बहुत से लोगों को पता नहीं था कि साउंड की संख्या कितनी है, क्योंकि यहां तक का जिक्र नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे, जब कभी भी साउंड्स की बात करें तो साउंड्स इंग्लिश में कितने होते हैं, 44। हाँ, अगर ये पूछे कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं तो आप वहां पे बताएंगे कि वॉवेल साउंड 20 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24, ठीक है। तो अभी तक आपने लेटर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये लेटर्स की जानकारी आपको समझ में आई होगी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ लेटर्स लेते हैं। यहां पे हमने यहां पे 3 लेटर्स लिया, एक पी, ई और एन। अच्छा, इस लेटर्स को हम एक ग्रुप में ले लेते हैं, एक ग्रुप में मिला करके हम इसको एक साथ लिखते हैं। ये हो गया पेन, ठीक है। हम एक और यहां पे लिखते हैं, एक और यहां पे हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स ले लिया, आर सी ए, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, CAR, ठीक है। यहां पे हमने 3 लेटर्स लिया था, 3 लेटर्स को एक ग्रुप में ले लिया था, तो ये हो गया पेन। यहां पे हमने 3 लेटर्स लिया था, RCA, इसे एक ग्रुप में ले लिया, और यहां पे CAR, इसे भी एक ग्रुप में ले लिया। तो जब हम कुछ लेटर्स को एक ग्रुप में ले लेते हैं तो ये हो जाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ये भी है ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो तीनों के तीनों ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, यहां पे जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो अगर हम पढ़ना चाहें तो इसे क्या पढ़ेंगे, पेन। और क्या इस पेन का कोई मतलब होता है, आप बोलेंगे हाँ, पेन का मतलब होता है कलम। फिर मैं कहता हूं अच्छा दूसरे पे आइए, RCA, इसका कोई मतलब होता है, आप बोलेंगे ऐसा कोई वर्ड तो हमने सुना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि नो मीनिंग। यहां पे मैंने तीसरा एक वर्ड लिखा हुआ है, CAR, इसको अगर मिलाकर पढ़ें तो कार होगा, और इसका मतलब इसकी मीनिंग होती है कार। तो हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स में से कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग निकल रही है और कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग नहीं निकल रही है। तो जब हम लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो आगे अगर हम कुछ लेटर्स को एक साथ मिलाते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, और उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकलता है, तो उस मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। यानी कि लेटर के बाद जो हमें दूसरा टॉपिक समझना है वो टॉपिक है वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या है, अभी अभी हमने कहा कि ये सभी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन इस ग्रुप ऑफ लेटर्स में से उस ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही हम वर्ड कहेंगे जिसकी हमें एक मीनिंग पता चल रही हो। तो पेन की मीनिंग है कलम और कार की मीनिंग है कार, दोनों का मतलब पता चल रहा है, तो ये दोनों क्या है, वर्ड है। तो अगर आपसे कोई वर्ड की डेफिनेशन पूछे, अक्सर क्या होता है कि हम चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन को नहीं बता पाते हैं।
तो वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड की डेफिनेशन है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप हो जो मीनिंगफुल हो, यानी कि उसका अर्थ निकल रहा हो, उसका कोई मतलब निकल रहा हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो लेटर्स जान लिया हमने, लेटर के बाद वर्ड जान लिया। अब वर्ड के बाद जब लेटर्स का ग्रुप बना है तो वर्ड्स का भी ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो अगर वर्ड्स के ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहां पे एक वर्ड्स लिखा विथ। आप बताइए क्या विथ एक वर्ड है? बोलेंगे हाँ, विथ मतलब साथ होता है, ये एक वर्ड है। इसके बाद फिर मैंने लिखा माई, और फिर उसके बाद लिखा फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। अब बताइए क्या विथ को मैं वर्ड कह सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ, विथ मतलब साथ, वर्ड कह सकते हैं। माई को वर्ड कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, माई को भी कह सकते हैं। फ्रेंड, हाँ फ्रेंड को भी कह सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है? वर्ड है। जब तीनों को मैं एक साथ लिख दूंगा विथ माई फ्रेंड, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के समूह। अच्छा, ये शब्दों के समूह हो गए, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के साथ, ठीक है, या अपने दोस्त के साथ, तो मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन पूरी की पूरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है, यानी कि इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। विथ माई फ्रेंड्स, तीनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है, एक साथ इनका सेंस भी निकल रहा है कि मेरे दोस्त के साथ, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं पता चल रहा है। तो अगर मैं कुछ वर्ड्स को एक ग्रुप में ले लेता हूं तो वहां से हमें कुछ सेंस मिलते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं फ्रेज। ठीक है, फ्रेज को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। यानी कि ये फ्रेज वाक्य का ही एक अंश होता है। पूरा एक वाक्य होगा, उस वाक्य में से हम विथ माई फ्रेंड ले लेंगे तो ये एक वाक्यांश कहलाएगा। ठीक है, तो वाक्यांश की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वाक्यांश की डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको वर्ब नहीं मिलेगा, यानी कि क्रिया आपको यहां पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्रिया नहीं होगी, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रेज। ठीक है, फ्रेज के बाद हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसे बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज होते हैं, उसी तरह से क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो क्लॉज है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगी। जैसे मैं यहां पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा सी राइट्स अ लेटर। आप बोलिए क्या सी एक वर्ड है? जी हाँ बिल्कुल। राइट्स एक वर्ड है, ये वर्ड है। ए एक वर्ड है। ए, अभी आप सोच रहे हैं कि ए एक लेटर है, लेकिन ए लेटर होने के साथ साथ वर्ड भी है। ठीक है, ए लेटर होने के साथ साथ वर्ड भी है, क्योंकि ए अपने आप में एक मीनिंग देता है ना, ए का मतलब एक होता है। ठीक है, तो ये अपनी एक मीनिंग दे रहा है, इसलिए ए को हम वर्ड कह सकते हैं। तो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और ये लेटर भी एक वर्ड है। तो सभी मिलाकर के क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये एक
ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सी क्या है, सब्जेक्ट, और राइट्स क्या है, वर्ब। ठीक है, तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें तो ये बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक और यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, इफ सी कम्स हियर। अब आप बताइए यहां पे इफ क्या है, वर्ड, सी क्या है, ये भी वर्ड है, कम्स ये भी वर्ड है, और हियर ये भी वर्ड है। यानी कि ये पूरे को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक क्लॉज है। एक क्लॉज होने के लिए उस ग्रुप ऑफ वर्ड में सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, हमने यहां पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अमन राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहां पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक लेटर है। नीचे सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सी सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अच्छा, ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम पढ़ रहे हैं, अमन राइट्स अ लेटर, अमन एक पत्र लिखता है, तो हमें यहाँ से इसकी पूरी की पूरी बात क्लियर हो जा रही है कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि अमन राइट्स अ लेटर, अमन एक पत्र लिखता है। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। मेरी बात आप तक समझ में आ गई है कि क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन तीसरे वाले में अगर मैं ये कहूं कि इफ यू कम हियर, यानी कि यदि तुम यहां आओगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये बात अभी कुछ अधूरी है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो अभी इसके आगे लिखनी है। चौथे वाले मैंने लिखा व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो इसके आगे अभी छूट रही है। यानी कि इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना है। ठीक है, ये अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, अभी इसमें कुछ ऐसी चीज है जो अधूरी है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी कि जो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले जो क्लॉज हैं, ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। अमन राइट्स अ लेटर, अमन एक पत्र लिखता है, बात पूरी की पूरी क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी कि इसे अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो क्लॉज है जिसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो क्लॉज होते हैं वो दो टाइप के क्लॉज होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं रखता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। नीचे यहां पे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है क्लॉज के बारे में कि इट में गिव कंप्लीट सेंस और नॉट। यानी कि जो क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यानी अगर एक क्लॉज है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट सेंस दे। वो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। जैसे ऊपर वाले में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और नीचे वाले कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे और इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। तो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी, लेटर से शुरू किया और क्लॉज तक आ गए हैं।
इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ने से पहले आप जितनी भी चीजें अभी तक इस क्लास में पढ़े हैं, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, एक बार अच्छे से उसे रिवाइज करके पढ़ लीजिए। और ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमें यूपी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से दी जा रही है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश की हमने बेसिक से शुरुआत की है। अब आप इसे अच्छे से लगन से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हम एक कोटेशन के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।